दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स का पहले सिलेबस डिस्कशन किया था पहले लेक्चर में, और ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम वेक्टर अलजेब्रा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर बेसिक रहेगा और वेक्टर्स के बारे में बेसिक चर्चा करेंगे और उन पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन करेंगे। पर फिर भी आपको एक बार रिकेप करना है ताकि यादें ताज़ा हो जाए और कुछ एक कंसेप्ट है जो समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले चर्चा करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज, तो न्यूटन सर ने एक बात बोली थी फिजिकल क्वांटिटी के रिगार्डिंग कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो सारी रिलेटिव होती है और एब्सोल्यूट का कोई मीनिंग नहीं है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है और फिजिकल क्वांटिटीज आर रिलेटिव डज नॉट मीन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का कोई मीनिंग नहीं है। सारी फिजिकल क्वांटिटीज कैसी होगी, रिलेटिव होगी। अब रिलेटिव का क्या मतलब हुआ, इस चीज को समझने के लिए चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, सपोज करो ये आपका घर और यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे है नोएडा, यहाँ पे है गुड़गांव, तो सपोज करो ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है और ये पर्सन सी है। तो मैं पर्सन सी को पूछूंगा कि दिल्ली की डिस्टेंस क्या है, तो पर्सन सी कहाँ से बताएगा दिल्ली की डिस्टेंस? गुड़गांव से। सपोज करो इसने रिपोर्ट कर दी वो डिस्टेंस x किलोमीटर, तो पर्सन बी से ही वही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो उसका आंसर अलग होगा, क्योंकि वो नोएडा में है तो वो नोएडा से दिल्ली की डिस्टेंस बताएगा। सिमिलरली पर्सन ए, ये सपोज करो हरियाणा से है, हरियाणा स्टेट से है, तो इसको अगर पूछा जाएगा दिल्ली की डिस्टेंस क्या है तो ये अलग आंसर रिपोर्ट करेगा। तो एक्चुअल में दिल्ली की डिस्टेंस क्या है उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है ना। उसके साथ ये जरूरी है कि कहां से, मतलब रिलेटिव, समझ रहे हो ना, किसी के रेफरेंस में। एक एग्जांपल और समझो, जैसे ये कोई जंक्शन है, रेलवे जंक्शन, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है ना, इस पर्सन को ए नाम दे देते हैं, और इस रेलवे ट्रैक पे एक ट्रेन है जिसमें पर्सन T1 ट्रेन है, वो T1 इसमें पर्सन बैठा है बी, और इस येलो वाली ट्रैक पे एक ट्रेन है जिसमें एक पर्सन बैठा है ट्रेन T2 में सी, और इस रेड वाली ट्रेन में एक पर्सन बैठा है ट्रेन T3 में पर्सन डी, और पर्सन ए प्लेटफॉर्म पे खड़ा है ना। ये वाली ट्रेन सपोज करो आप V T1 स्पीड से जा रही है और ये वाली ट्रेन VT2 स्पीड से जा रही है, और ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में VT3 स्पीड से जा रही है। तो अब पर्सन ए को पूछा जाए कि ट्रेन T3 की स्पीड क्या है, तो वो क्या रिपोर्ट करेगा? VT3। और वही क्वेश्चन अगर पर्सन सी से पूछा जाए कि ट्रेन T3 की स्पीड क्या है, तो उसका आंसर कुछ अलग होगा, क्योंकि उसकी खुद की ट्रेन VT2 स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सिमिलरली अगर सी से ये पूछा जाए कि बी की स्पीड क्या है, तो उसके लिए अलग होगी बी की स्पीड और T3 की स्पीड अलग होगी। तो एक्चुअल में ट्रेन की स्पीड क्या है ये नहीं बता पाएंगे, ये हम तभी बता पाएंगे जब हम किसी से रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जितनी भी, वो क्या है, सारी रिलेटिव है, एब्सोल्यूट का कोई मीनिंग नहीं है। ये बोला था सर आइजैक न्यूटन ने। तो ध्यान में रहेगा, वो फिजिकल क्वांटिटीज आर रिलेटिव, एब्सोल्यूट डज नॉट मीन। फिजिकल क्वांटिटीज के क्लासिफाई कैसे किया गया है, 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। जैसे अभी तक हम पढ़ते हैं एक वेक्टर होता है, एक स्केलर होता है ना। तो हाँ चलो पहले बताओ कि फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटिव है, ये हमने बता दिया। तो रिलेटिव है तो हमें किसी से रिलेट करके बताना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से उसके लिए रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। हम पढ़ते हैं ना, कोई भी घटना की जब स्टडी करते हैं, कोई भी इवेंट को जब स्टडी करते हैं, तब हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने का रीजन यही है कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, रिलेटिव है, और रिलेटिव है तो हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के को
रेफरेंस मानकर वहां से रिलेट करके उसको स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो अभी हम फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ एक चीज इन्फॉर्म कर देता हूँ, अभी जो मैं लिख रहा हूँ उनको ओवर राइट कर रहा हूँ और मिटा दे रहा हूँ, तो ये सब चीजें तुम्हें लिखी हुई मिल जाएगी, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दिया जाएगा, वो सब ऑलरेडी लिख रखी है, यू कैन सी है, सारी स्लाइड्स है, वो आपको लास्ट में दिखा दी जाएगी। तो पहले आप समझ लीजिए चीजों को, लिखना कुछ नहीं है एक बार। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो अभी तक हमने स्कूल लेवल पे क्या क्या पढ़ा है कि क्वांटिटीज है वो वेक्टर होती है, स्केलर होती है, स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी। यही पढ़ा है। वेक्टर के एग्जांपल हो गए हमारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एक्सेट्रा, फोर्स वगैरह है ना। और स्केलर के एग्जांपल हो गए मास, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस एक्सेट्रा। लेकिन एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? टेंसर। तो टेंसर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस मल्टीपल डायरेक्शन। इसका मतलब स्केलर को भी टेंसर बोलेंगे, वेक्टर को भी टेंसर बोलेंगे। यस, कैसे बोलेंगे? कौन सा टेंसर, क्या क्या टेंसर, उसके बारे में चर्चा करें। तो एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज क्या टेंसर है? तो स्केलर, स्केलर है हमारे पास, वो जीरो तरह का टेंसर है। स्केलर को क्या बोलते हैं? जीरो रैंक टेंसर। और वेक्टर को बोलते हैं फर्स्ट रैंक टेंसर। ये रैंक, डिग्रीज, ये सब तुम टेंसर की जब पर्टिकुलर लेक्चर देखोगे तो उनमें अच्छे से समझा जाएगा। एक बार ये समझ लो कि स्केलर है जो जीरो रैंक का टेंसर है और वेक्टर फर्स्ट रैंक का टेंसर है। स्केलर आर इक्वल टू जीरो, वेक्टर आर इक्वल टू वन। और जब किसी क्वांटिटी की रैंक दो या दो से ज्यादा होगी तो उसको हम टेंसर बोलेंगे, तो सीधा टेंसर प्रूफ कर देंगे। है ये भी टेंसर ही, सारी क्वांटिटीज टेंसर में क्लासिफाइड है, लेकिन वो रैंक वाइज है। स्केलर क्या है? जीरो रैंक का टेंसर है, वेक्टर फर्स्ट रैंक का टेंसर। और टेंसर के एग्जांपल क्या क्या है? क्वाड्रपल मोमेंट सुना आपने, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, क्वाड्रपल मोमेंट। चलो ये तो भारी भरकम नाम होगा अभी तुम्हारे लिए। हाँ, ये सुना होगा तुमने, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, ये भी टेंसर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेल नोन क्वांटिटी। अब कैसे है ये भी समझो। जैसे आपके पास कोई ये प्लेट है ना, इस प्लेट को मैंने इस एक्सिस के अराउंड रोटेशन दे दिया, तो इसके कोरस्पॉन्ड एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जिसको मैंने I1 बोल दिया। अब मैंने इस प्लेट की एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दी, इसको यहाँ से रोटेट कर दिया, तो इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो उससे डिफरेंट होगा I2। और अगर इस एक्सिस के अराउंड अगर मैंने रोटेट कर दिया तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो अलग होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के कोरस्पॉन्ड सेम प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो ये एक अपने पास टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेन एंड स्ट्रेस की बात करें तो जैसे सपोज करो हमारे पास कोई भी क्यूब, इस पे हमने इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये इधर इधर और उधर, अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ फैलेगा। मतलब इसमें जो स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा वो क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है। तो ये हुआ ना मैग्नीट्यूड प्लस मल्टीपल डायरेक्शन, तो उसी को क्या बोलते हैं? टेंसर। अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, उसके बाद एक अलग क्वांटिटी और इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया, टेंसर हो गया। क्वांटिटी होती है सूडो स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? सूडो स्केलर क्वांटिटी, मतलब जिसका बिहेवियर वो वेक्टर की तरह भी हो और स्केलर की तरह भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सूडो स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। तो सूडो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है? करंट। करंट को हम सूडो स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, मतलब करंट का बिहेवियर कुछ वेक्टर कुछ स्केलर जैसा है। वो कैसे है वो समझते हैं। करंट सूडो स्केलर क्वांटिटी। तो इसके हम दोनों पक्षों को देखें। एक तो इसको वेक्टर क्यों बोलते हैं, दूसरा इसको स्केलर क्यों। पहले इस पे चर्चा। We know that current does not follow triangle law of vector addition.
ट्रायंगल लॉ सुना है? ट्रायंगल लॉ हमारे पास होता है, जैसे ये कोई वेक्टर है और ये कोई दूसरा वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उस ट्रायंगल को अपोजिट डायरेक्शन में बंद करता हुआ, क्लोज करता हुआ, वो वाला वेक्टर होगा। तो यही है वेक्टर को ऐड करने के लिए वेक्टर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको ये करंट फॉलो नहीं करता, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, हम ऐसा बोलते हैं। दूसरा, जब हम किरचॉफ लॉ स्टडी करते हैं, इन किरचॉफ लॉ, तो वहां पे हम करंट का एल्जेब्रिक सम लिखते हैं, वी एल्जेब्रिक सम ओ करंट। एल्जेब्रिक सम किसी स्केलर क्वांटिटी के लिए ही होता है ना। तो इसी में एक चीज का कॉन्ट्राडिक्शन और है, वो क्या है, वो यहीं पे देखो। जैसे ये कोई जंक्शन पॉइंट है, हमने बोला कि करंट का एल्जेब्रिक सम लेते हैं, ये I1 करंट, I2 करंट, इधर से I3 बाहर जा रहा है, इधर से भी I4 बाहर जा रहा है, तो जो समेशन होगा ये एल्जेब्रिक सम है, वो हम कैसे लिखेंगे, I1 प्लस I2, ये जंक्शन पे आने वाली करंट है और ये जंक्शन से दूर जाने के लिए करंट है इस पॉइंट से यहाँ से। तो एल्जेब्रिक सम तो ठीक बात, लेकिन माइनस कहाँ से आया? ऐसा तो हम वेक्टर में देते हैं डायरेक्शन के लिए, है ना। यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अभी इसको वेक्टर क्यों बोलते हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वेक्टर के लिए क्या स्टेटमेंट है जो उसको वेक्टर के लिए हमें मतलब मजबूर करते हैं वेक्टर बोलने के लिए। तो आपने किसी क्लोज लूप में सपोज करो ये करंट है फ्लो, इसके कभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई हो, तो आपने कैसे बताई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? उस कंसीडर किया होगा आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, है ना। जैसे ये लूप है, क्लोज लूप है, इसमें आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बताई होगी कि इनवर्स फ्लो करंट की डायरेक्शन में करल करेंगे तो जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली। मतलब हम करंट की डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन के बिना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बता रहे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के बेस पे बता रहे हैं, तो ये यहाँ पे इसको वेक्टर की फीलिंग दे रहा है। और दूसरा हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, एफ प्रोपोर्शनल टू आई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा कुछ। या फिर जो बायोस आउटफ्लो है उसमें जो करंट एलिमेंट है डीएल, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट इसको वेक्टर बोलता है, और जो पीछे हमने किरचॉफ लॉ और ये फॉलो नहीं करता इस लॉ को, इसके हिसाब से ये क्या है स्केलर, तो इसको हम क्या बोलते हैं इसी बेस पे, इन्हीं कॉन्ट्राडिक्शन के हम उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। उसको स्केलर क्वांटिटी का एक डेफिनेशन और दिया जाता है, कैसे कि ऐसी स्केलर क्वांटिटी जो अपोजिट पेरिटी रखती है उसको हम सूडो स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। क्वांटिटी विच हैविंग अपोजिट पेरिटी, स्केलर क्वांटिटी which having opposite parity is pseudo scalar quantity। opposite parity means जैसे ये कोई मिरर है ना, वायर में करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है तो तुम्हें मिरर में इस डायरेक्शन में आता हुआ, इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देगा, दैट इज अपोजिट पेरिटी। चलो सूडो स्केलर क्वांटिटी की होगी चर्चा, तो करंट को क्या बोलेंगे, सूडो स्केलर क्वांटिटी। अभी हम बेसिक्स वेक्टर का वो देखते थे, वेक्टर के टाइप्स, वेक्टर पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं ना, वो सभी तो देखते हैं वेक्टर के टाइप। तो आपने पढ़ा होगा एक इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, फटाफट रिकेप कर लेते हैं क्योंकि इनमें ऐसा कुछ ज्यादा है। साइक्लिक वेक्टर, नल वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर। सभी को देख लेते हैं। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है, हमारे पास कोई भी दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब कहलाएंगे, जब दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन सेम हो। जैसे ये कोई ए वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में सेम लेंथ का बी वेक्टर है, तो ये वाले इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर, इसका अपोजिट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इनको पैरेलल बोलेंगे, इनको एंटी पैरेलल बोलेंगे। सपोज करो ये कोई वेक्टर ए है तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम लेंथ का वेक्टर बी होगा, तो उनको हम नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। और ये साइक्लिक वेक्टर, आपने जो वेक्टर बनाया है तो ये वाली वेक्टर की क्या कहलाती है, ये वाली साइड ये कहलाती है टेल और ये वाली साइड हेड।
जब हेड और टेल किसी वेक्टर का सेम पॉइंट पे आ जाए तो उसको हम साइक्लिक वेक्टर बोलेंगे। हेड और टेल किसी सेम पॉइंट पे आ जाए तो हम उसको ऐसे पकड़ के इधर से घुमा दो, यहाँ पे टच करो तो फिर साइक्लिक वेक्टर बन जाएगा, है ना। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, डायरेक्शन अनडिटरमाइंड होती है ना, ऐसे। और ये है रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर में क्या होता है, जैसे सपोज करो ये हमारे पास कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल पलट देंगे तो ये रेसिप्रोकल वेक्टर बन जाएगा। तो ए वेक्टर का रेसिप्रोकल वेक्टर क्या बन जाएगा, 1/5 i, दैट इज रेसिप्रोकल वेक्टर। और इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा या इसकी कहाँ नीड होती है ज्यादा पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, एसएसपी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। यहाँ पे रेसिप्रोकल वेक्टर के बारे में पूरी जानकारी देंगे, वहाँ पे जरूरत होती है रेसिप्रोकल वेक्टर की। अभी हम वेक्टर्स पे होने वाले ऑपरेशन की चर्चा कर लेते हैं ना। ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आपने क्या क्या पढ़ा है, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है, स्केलर प्रोडक्ट। कोई भी दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है जिनके बीच में एंगल थीटा है, तो हम स्केलर प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसे रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कोई भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। ये ए का मैग्नीट्यूड है और ये बी का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों के बीच के एंगल का कोस। तो हमने स्टैंडर्ड एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, तो इसके लिए हमने आई कैप डिफाइन कर रखा है, बेसिस इसके लिए जे कैप, इसके लिए के कैप। तो इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जब आई का आप आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, जैसे इधर देखो, जैसे अगर सेम वेक्टर हो जाए, सेम वेक्टर होने का मतलब है उनके बीच का एंगल ही क्या हो गया, 0 डिग्री, है ना। जैसे आई कैप और आई कैप, तो इधर हो जाएगा ये यूनिट वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ये 1 × 1 × 1 के बीच का एंगल cos 0 हो जाएगा 1। सिमिलरली जे ए डॉट ए, और जब आई का जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दो, के के साथ करवा दो, है ना, और के का जे के साथ करवा दो, ऐसे करके जब होगा इनका स्केलर प्रोडक्ट, तो एंगल 90 डिग्री बनेगा इनके बीच में, तो ये हो जाएगा वैल्यू 0। इन सभी को एक साथ क्लब करके लिखने का तरीका देखते हैं। आपने ये पढ़ा होगा क्रोनिकर डेल्टा आई जे, आई इंटू जे, इसकी वैल्यू 2 होती है, एक होती है 1, एक होती है 0। 1 कब होती है, जब आई इक्वल टू जे हो जाए, और 0 होती है जब आई नॉट इक्वल टू जे। यहाँ पे देखो आई आई है, जे जे है, ये दोनों बराबर है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज वैल्यू 0 हो जाएगी, दोनों सेम नहीं होंगे। तो इसको हम कलेक्ट करके लिख सकते हैं क्रोनिकर डेल्टा की फॉर्म में। नेक्स्ट स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है, जैसे स्केलर प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। फिजिकल मीनिंग देखें तो आप ए वेक्टर को फोर्स वेक्टर ले लो, फोर्स वेक्टर, और बी वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये क्या होता है, वर्क डन होता है। तो फिजिकली स्केलर प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। प्रोजेक्शन वेक्टर क्या है बेसिकली, जैसे आपके पास ये कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो आपको बी का प्रोजेक्शन लेना है ए के ऊपर। तो जिसके ऊपर या जिसकी डायरेक्शन में, जिसके अलोंग में आपको प्रोजेक्शन लेना है, उसकी डायरेक्शन से आप स्केलर प्रोडक्ट करवा दो। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिसकी डायरेक्शन में ले रहे हैं उसकी ओनली डायरेक्शन ले लो। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो इसकी डायरेक्शन में ले लिया, तो यही होगा इसका प्रोजेक्शन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और उनके बीच का एंगल सपोज करो ये थीटा है, तो ये आ जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू हमारे पास होता है ए बी कोस थीटा। कोस थीटा हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, तो ये यहाँ पे रख देंगे, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब ए में ये डिवाइड कर जाएगा तो ये ए कैप बन जाएगा, ए कैप डॉट बी वेक्टर, और इस बी से ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम ही बन रहा है प्रोजेक्शन। तो आपको क्या करना है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है उसका तो सेम वेक्टर हो जाएगा, जिस डायरेक्शन के लोग लेना है उसकी डायरेक्शन से स्केलर प्रोडक्ट करवाना है।
या आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी देख सकते हो, जैसे ये वाला ट्रायंगल है, इसको हम पी बोल देते हैं प्रोजेक्शन को, तो और ये हो गया, इसकी लेंथ बी हो गई, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से पी क्या आ जाएगा, बी cos थीटा, है ना, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से करते हैं, तो यही एक्सिस वेक्टर का प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स अगर यहाँ से आप सपोज करो बैटरी डालो यहाँ से टॉर्च, तो जो इसका जो शेडो बनेगा इधर, वही क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके रिगार्डिंग, जो हमने स्लाइड में ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि हमें तीन वेक्टर का एडिशन दे रखा है, वो जीरो है, वो एंगल फाइंड करना है बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में। तो इस क्वेश्चन को देखो तीन टाइप से लिखा जा सकता है। एक तो इसने दे रखा है, दूसरा ये बोल दे कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। क्वेश्चन ऐसे तीन टाइप से बन सकता है। अब जब आपने दो वेक्टर के बीच में आपको तो एंगल पूछ ले, तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट करवाते हो, तो वहां से आपको मिलता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फिर आपको दो वेक्टर दे दिए, तो आप यहाँ से इजीली कोस थीटा के बीच का एंगल निकाल सकते हो। वही अप्रोच यहाँ पे लगानी है ना, सेम अप्रोच यहाँ पे लगानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यह पूछ रहा है बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल। तो मैं इसको एक काम करूंगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को इधर रख लेते हैं, ए वेक्टर को उधर ले लेते, और सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं। कैसे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्योंकि ऐसा करवाएंगे तभी तो यहाँ से बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा और उनके बीच का एंगल मिल जाएगा। और इधर हो जाएगा माइनस ए वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, सेम वेक्टर होता है, स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पे बी को इन दोनों से करवाएंगे, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस, अब इसका करवाएंगे सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इधर आ जाएगा ये प्लस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर लो, वो सेम वैल्यू देगा। यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी कोस थीटा, सी बी और बी सी सेम होगा, बी सी कोस थीटा प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये बन जाएगा टू बी सी कोस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कोस थीटा में तो थीटा से मतलब है, तो कोस थीटा निकाल यहाँ से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू बी सी। तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा हमें कोस इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू बी सी। तो यही है बी और सी के बीच का एंगल। ओके, अभी आप जैसे आपको ए और बी के बीच का एंगल पूछ रहे, तो आपको क्या करना होगा, ए और बी को इसी साइड रखना है और सी को उधर, तो फिर इनका वेक्टर वो सॉरी डॉट प्रोडक्ट करवा दो, इसका डॉट प्रोडक्ट करवा दो, तो आपको ए और बी के बीच का एंगल मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is write down coordinate of vertex of a cube length unit taking origin at one corner and also find angle between face diagonal of cube and angle between body diagonal of cube। तो ये क्या बोल रहा है कि कोई क्यूब है जिसके वर्टेक्स को आप ओरिजिन पे मान लो, उन वर्टेक्स के सभी के कोऑर्डिनेट लिखो जिसकी साइड यूनिट है क्यूब की, और उसके बाद आप जो फेस के डायगोनल बन रहे हैं इनके बीच में एंगल फाइंड करो, और दूसरा बॉडी डायगोनल के बीच में एंगल फाइंड करो। तो पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जैसे ये यहाँ क्यूब, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वाई और जेड जीरो हो जाएगा। ओरिजिन वाले का क्या हो जाएगा, ये एक वर्टेक्स हमने ओरिजिन पे मान लिया है, तो 0,0,0, और ये एक्स जेड प्लेन में है, तो इसका वाई जीरो हो जाएगा, तो 1,0,1, और ये इधर जेड एक्सिस पे है तो एक्स और वाई दोनों जीरो हो जाएंगे, जेड वन, और ये इधर एक्स सॉरी वाई जेड प्लेन में है तो एक्स जीरो हो जाएगा 1,1, और ये वाई एक्सिस पे है तो एक्स और जेड जीरो हो जाएगा, तो 0,1,0, और ये एक्स वाई प्लेन में है तो 1,1,0, और ये हवा में है, इसमें तीनों पॉइंट आएंगे 1,1,1, यानी एक्स में यूनिट चलेंगे, वाई में यूनिट चलेंगे और जेड में यूनिट चलेंगे, तब जाके हम इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो इसलिए इस कोऑर्डिनेट इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 1,1,1 सभी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख दिए हमने। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं सिचुएशन क्या है। तो इनके एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको डी डेस ए और बी डेस इनके कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो डी वन वेक्टर क्या है, डी वन वेक्टर है हमारे पास ए बी डेस वेक्टर, मतलब इधर आ जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ बी प्राइम माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, वो क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी प्राइम यानी 1,1,0 माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए
वो है यहाँ पे 0 0 0। तो ये बन जाएगा हमारे पास आई के प्लस जे के डी वन वेक्टर। सिमिलरली डी टू वेक्टर के लिए लिखेंगे। डी टू वेक्टर है क्या वैसे? डी टू वेक्टर है ए डी प्राइम वेक्टर, मतलब डी प्राइम का पोजीशन वेक्टर ऑफ डी प्राइम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसको लिखेंगे डी प्राइम। तो डी प्राइम के कोऑर्डिनेट क्या क्या है? 0 1 1 0 1 1 और ए के 0 0 0। ये यहाँ पे बन जाएगा जे के प्लस के। ये है हमारा डी टू वेक्टर। तो अब तुम इजीली इनका डॉट प्रोडक्ट करवा के इनके बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं बॉडी डायगोनल के क्वेश्चन। तो वहां पे देखेंगे तो हमें बॉडी डायगोनल बनाना है। तो ये वाले हमारी बॉडी डायगोनल हो गई, इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है हमें। ये वाला इसको हम थीटा बोल देते, तो इसके लिए भी डी वन वेक्टर डी टू वेक्टर निकालने पड़ेंगे। डी वन वेक्टर क्या है? डी वन वेक्टर हमारे पास बी डी प्राइम वेक्टर। डी टू वेक्टर क्या है? वो है ए सी प्राइम वेक्टर। तो डी वन वेक्टर निकालने के लिए हम लिखेंगे डी प्राइम का पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। एक चीज तुम्हें बताएंगे, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में डिफरेंस क्या है वो सुन। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अदर ओरिजिन के जब रिस्पेक्ट में होगा तो उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, तो पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। जैसे सपोज करो, बता देते हैं, इधर ध्यान दो। जैसे ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना, और तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये भी इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये वाला। और ये जो बनेगा ये ऐसे या ऐसे, वो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो आगे समझ पोजीशन वेक्टर और ये अपनी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अदर ओरिजिन के जो रिस्पेक्ट में होगा उसको बोलिए। तो अभी यहाँ पे आते हैं, तो डी प्राइम की कोऑर्डिनेट क्या है? इधर से डी प्राइम 0 1 1 0 1 1 माइनस बी का बी के 1 0 0 1 0 0। तो ये हो जाएगा जे के प्लस के माइनस आई के। और सिमिलरली डी टू निकालेंगे तो डी टू के लिए पोजीशन वेक्टर सी प्राइम का माइनस पोजीशन वेक्टर ए का। तो सी प्राइम का क्या होगा? 1 1 1। तो इसका ए का हो जाएगा 0 0 0। तो ये हो जाएगा आई के प्लस जे के प्लस के। अभी कोस फाई क्या हो जाएगा? डी वन वेक्टर डॉट डी टू वेक्टर 1 प्लस 1 माइनस 1 डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो आई का आई के साथ हो जाएगा, सॉरी आई का आई के साथ कराएंगे तो माइनस 1 आएगा, -1। और जे के साथ कराएंगे +1, के साथ +1, और इधर √3 तो ये आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से बॉडी डायगोनल के बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा? कोस प्राइम 1/3 कोस इनवर्स 1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? एक और लास्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं। ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, ये कुछ ना कुछ तुम्हें सिखा के जाएगा। तो क्या दे रखा है? द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी विल बी इफ एंगल बिटवीन यू वेक्टर एंड पी वेक्टर। तो आप ये वेक्टर लिख लीजिए, यू वेक्टर एंड पी वेक्टर क्या है ऐसे लिख के रखें। इनके बीच का एंगल दे रखा है 160 डिग्री, तो इसको यूज करना। तो यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर जब करेंगे तो क्या आएगा? यू का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल cos 60। तो यू और वी का वैसे डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो ए आई के प्लस बी एन के डॉट ए एन के प्लस बी आई के इक्वल टू यू का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड और cos 60। ये कितना हो जाएगा? 1/2। तो इधर एक चीज नोटिस करो, इसने यहाँ पे क्या बोल रखा है? वेयर एन केप इज यूनिट वेक्टर, एन केप इज यूनिट वेक्टर। कैसा यूनिट वेक्टर है? जिसका एक्स वाई प्लेन में एंगल है एक्स एक्सिस के, ये एक्स वाई प्लेन में है एन केप यूनिट वेक्टर, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रखा है इसने? 120 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो ध्यान रखना है कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो एक्स एक्सिस के साथ बना रखा है 120 डिग्री। तो जब आई केप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो आई केप के साथ एंगल उसका कोस में 120 डिग्री आएगा। तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, ए स्क्वायर आई डॉट एन प्लस ए बी आई डॉट आई प्लस बी ए एन डॉट एन प्लस बी स्क्वायर एन डॉट आई इक्वल टू यू वी 1/2। तो ये इधर हो जाएगा ए स्क्वायर कोस ऑफ 120 डिग्री प्लस ए बी प्लस बी ए, क्योंकि सेम का सेम वेक्टर के साथ है तो 1 हो जाएगा वो बी स्क्वायर कोस ऑफ 120 डिग्री इक्वल टू यू का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड इंटू हाफ।
तो ये बन जाएगा इधर, इसकी वैल्यू cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या माइनस हाफ, ये वाला बन जाएगा हमारे पास 2ab माइनस हाफ a स्क्वायर माइनस हाफ b स्क्वायर इक्वल टू u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड इनटू 1/2। तो ये वाली इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, माइनस हाफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू हाफ u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड। अब इस इक्वेशन में हमें u और v का मैग्नीट्यूड रखना है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, जब स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हो, जैसे आई जे के में दिया हो, तब आप क्या करते हैं, अंडर रूट में तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर का सम ले लेते हैं, है ना। ए आई के, बी जे के, सी के है, तो उनका अंडर रूट में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर करके सम ले लेते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, यहाँ पे आई के और एन के वो अलग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यू वेक्टर दे रखा है, यू वेक्टर है ए आई के प्लस बी एन के, और v वेक्टर है ए एन के प्लस बी आई के। तो इनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए खुद का खुद के साथ स्केलर प्रोडक्ट करवाएंगे, ए आई के प्लस बी एन के डॉट ए आई के प्लस बी एन के। तो ये यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी आई डॉट एन प्लस बी ए एन डॉट आई प्लस बी स्क्वायर। ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई डॉट एन cos 120 डिग्री, तो माइनस हाफ ए बी और नेक्स्ट ये माइनस हाफ बी ए। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये यू डॉट यू मतलब यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन हमें तो यू का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसके लिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का अंडर रूट। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे जब वी का, तो वो भी ऐसे ही निकलेगा। तो वी का मैग्नीट्यूड करने के लिए आपको वी को वी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाना है ना, ए एन के प्लस बी आई के का डॉट करवाना है ए एन के प्लस बी आई के साथ। तो ये सेम रिजल्ट आएगा, यहाँ से भी v का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये और में v के मैग्नीट्यूड को इस इक्वेशन में रखना है। इक्वेशन में रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इक्वल टू हाफ ऑफ u का मैग्नीट्यूड इंटू v का मैग्नीट्यूड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली इक्वेशन बनेगा, देखो हाफ आपको एक जगह कर लेते हैं इनको, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको राइट साइड लेके चल गए है ना, और ये माइनस हाफ ए बी को इधर ले आएंगे तो 2ab प्लस हाफ ए बी। तो रिलेशन बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5/2 ab। अब ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस में है b इक्वल टू a, b इक्वल टू a/2, b इक्वल टू a/4, b इक्वल टू a/2। अभी ये सारे ऑप्शन उस इक्वेशन में रख के चेक करने हैं, जो भी सही बैठेगा वही हमारा एग्जैक्ट रिलेशन हो जाएगा। तो उसके लिए जैसे b बराबर a/2 वाला ऑप्शन है, ये वाला है, ये पुट करते हैं उस इक्वेशन में, कैसे निकलता है देख लेते हैं, चेक करते हैं। b बराबर a/2, तो a स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर करना, तो a²/4, तो इधर हो जाएगा 5/2 प्लस 5/2 इंटू a, b की जगह a/2, तो ये 5/4 a स्क्वायर, और इधर क्या बन रहा है ये वाली टर्म, ये भी 5/4 a स्क्वायर बनेगी, है तो ये सेम मैच कर रही है, मतलब b इक्वल टू a/2, ये वाला रिलेशन, ये ऑप्शन सही है। ओके, थैंक्स फॉर पेशेंस। नेक्स्ट क्लास वेक्टर अलजेब्रा की ही होगी, जिसमें हम अभी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट और उनके आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।